Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, आखिर ये सिद्धांत कहता क्या है और हमारे जियोग्राफी में इसको हम पढ़ते क्यों। इस सिद्धांत को हम काफ़ी अच्छे से डीप में समझेंगे। सबसे पहले हम जब इस सिद्धांत को जानें उससे पहले आप इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मीनिंग क्या है। नॉर्मली आप महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को सिंपल टर्म में यह समझिए कि महाद्वीपों के प्रवाह करने वाला सिद्धांत। इसको शब्दावली के माध्यम से आप याद रखेंगे कि महाद्वीपों के प्रवाहित होने वाला जो सिद्धांत है वही क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि प्राचीन समय में कब से आखिर इस सिद्धांत के बारे में प्रस्तुतिकरण होने लगा, कौन कौन से वैज्ञानिक इस दौरान अपनी संकल्पनाएं पेश करने लगे और क्या इन सिद्धांतों के बारे में कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये महाशय आए, इनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर। ये फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संकल्पना पेश की। इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना को व्यक्त किया, परंतु यह अपनी जो है वैज्ञानिकता के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव के कारण इन्होंने जो संकल्पना पेश की, संभावना को व्यक्त किया था, वह इसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए और इनकी जो मान्यता थी वह 1858 के समय पेश की गई थी। इसलिए उस समय ज़्यादा इसके बारे में जानकारी न होने की वजह से और वैज्ञानिकता के अभाव की वजह से इसको मान्यता नहीं मिली। फिर इसके बाद एक और महोदय आए, इनका नाम था FB टेलर। इन्होंने 1908 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत की बात की। इन्होंने मोरदार पर्वतों यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे कि महाद्वीप पे भी जो है गमन करते हैं, यह थ्योरी इन्होंने दी, परंतु इन्होंने मोरदार पर्वतों की व्याख्या में उसे प्रस्तुत किया। परंतु विभिन्न रीजंस की वजह से इनके द्वारा जो संकल्पना पेश की गई थी महाद्वीप के प्रवाहित होने की, वह भी यहाँ पर इसे मान्यता नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ पर हमें काफ़ी जो है रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इन्हें जो है हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उस समय भी 1908 में जब इन्होंने इसके बारे में हमें बताया सबसे फर्स्ट बार, तो यहाँ पर हम इसे जो है मान्यता के रूप में नहीं ले पाए। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ये आए और इन्होंने 1912 में महाद्वीप के प्रवाह होने की जो है सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब इन्होंने जब देखा कि हमारी जो अभी वर्तमान में अर्थ पर स्थिति है सभी महाद्वीपों की, वर्तमान में हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं, इनकी जो रचना है सभी महाद्वीपों की वो लगभग किसी न किसी प्रकार से सिमिलर है। तो इन्होंने यह थ्योरी निर्मित की कि हमारे जो महाद्वीप थे वह किसी सदी में किसी समय एक महाद्वीप थे और वह किसी कारणवश अलग हो गए। तो 1912 में जब फर्स्ट बार अल्फ्रेड वेगनर इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाहित होने का सिद्धांत प्रस्तुत किया, परंतु 1915 में इन्होंने इसकी विस्तृत विवेचना की। यानी कि इसी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में इन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए कि आखिर किस कारणवश महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, क्या इसके परिणाम हुए, इम्पैक्ट क्या हुआ और क्या जो है इसके प्रमाण है, क्या साक्ष्य हैं, वह सब इन्होंने इस 1915 के टाइम पीरियड में प्रस्तुत किए और अपने द्वारा जो है इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब कभी भी आपको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के ऊपर थ्योरी पता चलेगी या फिर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको अल्फ्रेड वेगनर का नाम ही याद रखना है। बाकी ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें सिर्फ आप अल्फ्रेड वेगनर वैज्ञानिक का नाम ही याद रखेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रस्तुत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है वही हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी में काफ़ी हेल्पफुली है। अब आखिर जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, इतनी बड़ी घटना के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो आखिर ये सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम वह जानेंगे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि एक समय जब ये कार्बोनिक फेरस युग की बात करते हैं, कार्बोनिक फेरस यानी कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 250 मिलियन वर्ष पूर्व की।
तो इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि कार्बोनिक फेरस युग जब था उस समय संसार यानी कि दुनिया के सभी जो महादेश हैं, यहाँ पर सभी महाद्वीपों की बात कर रहे हैं हम, 7 महाद्वीपों की, सभी महादेश जो थे वह एक साथ एकत्रित थे, यानी कि एक साथ जुड़े हुए थे, इकट्ठा हुए थे पहले कभी किसी एक समय में, जिसको इन्होंने बोला है कार्बोनिक फेरस युग। उस समय जब ये सभी महाद्वीप एक थे तो यह सभी क्या थे, एक स्थलखंड के रूप में विद्यमान थे। इस स्थलखंड को इन्होंने एक नाम दिया है पेंजिया। तो इन्होंने जो ये मिलकर सभी महाद्वीप एक थे, स्थलखंड थे, इनको नाम क्या दिया इन्होंने, पेंजिया महाद्वीप कहा। कि कार्बोनिक फेरस में जब सभी महाद्वीप एक थे तो वह सभी एक पेंजिया महाद्वीप के रूप में विद्यमान थे और इसके चारों ओर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी कार्बोनिक फेरस युग के समय भी थी 250 मिलियन वर्ष पूर्व। और इन्होंने यह थ्योरी में जो बात कही है उसमें इस प्रकार से थी कि यहाँ पर सभी जो है स्थलखंड जो भाग थे वह एक महाद्वीप के रूप में थे, जिसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया। फिर इन्होंने यह भी बताया इसी सिद्धांत में कि इसके चारों ओर, ठीक है, इस महाद्वीप के चारों ओर इस प्रकार से महासागर विस्तृत फैला था, यानी कि एक जो महाद्वीप था जहाँ पर सभी स्थलखंड भाग जुड़े हुए थे उसके चारों ओर जल ही जल भरा हुआ था, जल से वह घिरा हुआ था। और इस पूरे जो महासागर को इन्होंने एक नाम दिया था, वह था पैंथालासा। तो यहाँ पर पहले तो आप यह याद रखेंगे कि यह सिद्धांत में कहा क्या गया है। तो इन्होंने यह कहा था कि कार्बोनिक फेरस एक समय था जब सभी महादेश सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और यह पेंजिया महाद्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ था, जिसको इन्होंने नाम दिया है पैंथालासा। अब इसी सिद्धांत में यह भी कहते हैं कि ये जो महाद्वीप वाला हिस्सा है, ठीक है, जो पेंजिया महाद्वीप था यह सियाल से मिलकर बना है। सियाल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर यह कहते हैं कि यह पेंजिया महाद्वीप उस समय बना हुआ था। और ये जो महासागरी वाला हिस्सा है पैंथालासा वाला हिस्सा, यह सीमा से मिलकर बना हुआ था। सीमा का मीनिंग यहाँ पर होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो इन्होंने यह दो बात इसमें और इंक्लूड की है। इस सिद्धांत में यह कहा है कि जो पेंजिया महाद्वीप था जो सियाल से बना हुआ था और महासागरी भाग जो सीमा से मिलकर बना हुआ था। इसमें जो सियाल था जो महाद्वीप वाला हिस्सा स्थल भाग, वह क्या कर रहा था, सीमा पर तैर रहा था। यानी कि इस सिद्धांत को यह समझेंगे आप कि जो महाद्वीप था पेंजिया वह पैंथालासा पर तैर रहा था। और इसी को इन्होंने सिद्धांत के रूप में बताया है कि जो सियाल था वह सीमा के ऊपर तैर रहा था। अब इस जो पूरे महाद्वीप की स्थिति है उसको आप इस मैप में देख पाएंगे यहाँ पर कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की अवस्थिति थी। ये पूरा जो स्थलखंड भाग था इस प्रकार से यह जुड़ा हुआ था और इसमें इन्होंने ये जो नाम दिया था इसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। और इसके जो चारों ओर मैंने आपको बताया कि जो महासागर फैला हुआ था उसका नाम था पैंथालासा ओशियन, पैंथालासा महासागर इन्होंने कहा। और यहाँ पर जब इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कार्बोनिक फेरस युग में यह सभी जुड़े हुए थे और इसके बाद अलग अलग जो है कालों में, जैसे कि पर्मियन काल हुआ, फिर जुरासिक काल भी आया, तो अलग अलग कालों में जब इसमें विखंडन शुरू हुआ, ठीक है, जब यह महाद्वीप अपने अलग अलग भागों में टूटने लगा तो फिर यहाँ पर जुरासिक काल में दो भाग इसके बने। पेंजिया महाद्वीप दो भागों में टूटा, एक था उत्तरी भाग वह कहलाया लोरेशिया यानी कि अंगारा लैंड, दूसरा जो दक्षिणी भाग वाला था इसी महाद्वीप का पेंजिया महाद्वीप का उसको इन्होंने कहा है गोंडवाना लैंड। और जब ये दोनों महाद्वीप अलग अलग हुए, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो इसके बीच में एक सागर और पाया गया, वह था 33 सागर, 33 सी। तो इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, वह किसी समय जब एक साथ थे तो उसमें विखंडन की प्रक्रिया यानी कि अलग होने पर जो वह अलग अलग हुए तो वो प्रवाहित होकर अलग अलग भागों में प्रवाहित हुए। और अभी जो वर्तमान में आप हमारी स्थिति देखेंगे, अलग अलग कालों में जब वह पूरी होती गई, आपस में जब महाद्वीप जुड़ते गए, उन्होंने अपनी अवस्थिति ले ली, तो अभी वर्तमान में हमारी अर्थ पर 7 महाद्वीप इस प्रकार से अस्तित्व में आए। तो यह सिद्धांत था हमारे वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया महाद्वीपों के प्रवाह का। अब इस सिद्धांत को आप इस प्रकार से समझ पाएंगे कि यह सभी जो है महाद्वीप किस प्रकार से
इस पेंजिया महाद्वीप से अलग हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सभी जो महाद्वीप हैं वह पेंजिया एक कॉन्टिनेंटल था, तो इससे सब महाद्वीप अलग हुए और एक दूसरे से प्रवाहित होते हुए आज की जो वर्तमान स्थिति हम अर्थ पर देखते हैं कॉन्टिनेंटल्स की, वह आपको यहाँ पर देखी गई। तो यह सिद्धांत था वैगनर का। अब इतनी बड़ी जब घटना के बारे में यह विवरण करते हैं तो आखिर यहाँ पर ऐसा कोई तो बड़ा रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो घटना है हमारे अर्थ पर घटित हुई है। तो इस रीजन के बारे में भी ये प्रस्तुत करते हैं अपने तथ्य, इसके बारे में भी ये बताते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जो घटना हुई है वह भी किसी न किसी कारणवश अवश्य हुई होगी। इन कारणों के बारे में ये विवेचना प्रस्तुत करते हैं, अपने बारे में जो है ज़्यादा जानकारी यह हमें बताते हैं कि इस सिद्धांत के बारे में और क्लेरिफिकेशन हमें यह 1950 में आकर जो है प्रस्तुत करते हैं। अब ये रीज़न क्या क्या थे, यह रीज़न हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण इन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए और वह अलग होकर विभिन्न स्थितियों में पहुंचे और वर्तमान की हमारे यहाँ पर अर्थ में 7 कॉन्टिनेंटल अवस्थित हुए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनके कारण जो थे, सबसे पहले इन्होंने मुख्य कारण बताया है पेंजिया के विखंडन यानी कि अलग होने के और प्रवाहित होने का मुख्यतः जो कारण है वह बताया है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण हुआ है। इन्होंने मुख्य कारण इसको गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से जोड़कर देखा है। अब यहाँ पर आप समझेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्तियों का मीनिंग क्या है। सबसे पहले जब यह कार्बोनिफेरस युग की बात करते हैं तो वहां पर जब वह सभी महाद्वीप एक थे तो उस समय क्या था कि अलग अलग स्थल भाग पर, कहीं पर दक्षिण भाग में तो गुरुत्वाकर्षण शक्तियां कमजोर थी, कहीं पर अधिक लग रही थी। तो इस प्रकार से यह कहते हैं कि अलग अलग भागों में जब गुरुत्वाकर्षण शक्तियों में डिफरेंस था, असमानता थी, तो वहां पर इस गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह महाद्वीप क्या हुए, विखंडित हुए, टूटे और एक दूसरे से दूर भागने लगे और प्रवाहित होने लगे। अब आगे इन्होंने और इसके बारे में हमें बताया है कि आखिर जब प्रवाहित हुआ तो किस किस प्रकार से यह प्रवाहित हुए हैं। वैगनर के अनुसार जब पेंजिया, ठीक है, यह महाद्वीप जब विभाजित हुआ है आने वाले कालों में, तब 2 दिशाओं में प्रवाहित हुआ है। 2 दिशाओं में किस प्रकार से, जैसे कि जब यह टूटे, आपने देखा है अभी किस प्रकार से महाद्वीप टूटे, तो एक तो यह प्रवाहित हुए उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में या फिर विषुवत रेखा की ओर, तथा दूसरा जो है यह महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। ठीक है, तो 2 दिशाओं की तरफ यह प्रवाहित हुए सभी महाद्वीप। एक तो हुआ उत्तर विषुवत रेखा की ओर। यहाँ पर जब हम विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में जो भूमध्य रेखा की हम चर्चा करते हैं, यह भूमध्य रेखा उस समय जब कार्बनिक फेरस युग था उस समय अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के समीप होती थी। ठीक है, अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का जो अभी वर्तमान में स्थिति है उस समय वहां से विषुवत रेखा गुजरती थी। इसलिए यहाँ पर जब हम विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं तो ये विषुवत रेखा अलग है। अभी हम वर्तमान में जो विषुवत रेखा पढ़ते हैं वह बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहते हैं कि जो प्रवाहित हुए हैं हमारे महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में, उसमें यह 2 मुख्य दिशाओं की बात करते हैं कि कुछ महाद्वीप जो है वह उत्तर की ओर गए विषुवत रेखा की ओर, तथा पश्चिम की ओर कुछ महाद्वीप गए। अब इनके अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने के रीजन इन्होंने बताए हैं कि आखिर कौन से महाद्वीप जो है किस ओर प्रवाहित हुए हैं, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, वह अभी हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कारण इन्होंने बताया कि विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने का जो कारण है, उत्तर की ओर जाने का इनका कारण है, वह इन्होंने बताया है गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। इन्होंने ग्रेविटी फोर्स के बारे में यह बताया है कि ग्रेविटी फोर्स अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर इनमें खिंचाव हुआ और यह दूर होते गए। एक और इसी में रीजन इन्होंने बताया है प्लवनशीलता के बल का रीजन। प्लवनशीलता का बल क्या होता है, द्रव का वह बल होता है यह जो उस पर तैरने वाली वस्तु पर वह बाहर की ओर लगाती है। जैसे कि जब कभी भी पानी पर कोई वस्तु तैरती है तो जल अपने अंदर से एक बल लगाता है जिसकी वजह से वह वस्तु को ऊपर की ओर धकेलती है। यही होता है द्रव का बल, जिसे हम कहते हैं प्लवनशीलता का बल। और इसके कारण इन्होंने यहाँ पर यह रीजन दिया है कि जो महाद्वीप थे, हमारे कॉन्टिनेंट था उस समय पेंजिया, वह जब अलग अलग ग्रेविटी फोर्स की वजह से जब वह अलग अलग भागों में टूटा, लोरेशिया, फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड, उसके बाद भी अलग अलग महाद्वीपों में टूटा वह, तो प्लवनशीलता के बल की वजह से, ठीक है, तो जो द्रव का फोर्स था उसकी वजह से वह क्या हुए, ऊपर की ओर धकेले गए। ठीक है, जब ये जल का बल लगा, ठीक है, फोर्स लगा, तो उसकी वजह से क्या हुए, ग्रेविटी फोर्स और दोनों बल की वजह से
नॉर्थ की ओर ये महाद्वीप गमन करने लगे। एक रीज़न तो इन्होंने यह बता दिया इसमें। दूसरा जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का जो रीज़न है महाद्वीपों का, इन्होंने इसमें यह कहा कि यह जो क्रिया हुई है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने की, यह क्यों हुई है? सूर्य और चंद्रमा के ज्वारी बल के कारण। ज्वारी बल क्या होता है? जो सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण बल होता है जो पृथ्वी पर लगता है, आकर्षण बल ही ज्वारी बल होता है। आकर्षण बल की वजह से ही हमारे महासागर में जो ज्वार भाटे की क्रिया होती है, घटना होती है, वह आकर्षण बल के फलस्वरूप ही होती है। तो यहाँ पर जो हम ज्वारी बल की बात कर रहे हैं वह क्या है? आकर्षण बल है। तो इन्होंने पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होने का जो रीजन है महाद्वीपों का, वह क्या बताया कि सूर्य और चंद्रमा के ज्वारी बल की को इन्होंने बताया। अब यहां पर आप इस घटना को समझेंगे कि आखिर इस ज्वारी बल की वजह से जो है किस प्रकार से महाद्वीप प्रवाहित हुए हैं। पहला तो आप समझ गए होंगे पॉइंट कि किस प्रकार से जब ग्रेविटी फोर्स लगती है और द्रव जो है अपने अंदर से एक बल लगाता है जिसकी वजह से वो ऊपर जो तैर रही वस्तु है उस पर क्या करता है, वह मतलब धकेलता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वह क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और इस वजह से वह नॉर्थ की ओर गए। पहली चीज तो आप समझ गए। अब दूसरा जो रीजन हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि ज्वारी बल की वजह से किस प्रकार से यह महाद्वीप सारे जो थे वो पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित हुए। तो यहाँ पर आप पहले समझेंगे कि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा और घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है जिसे इन्होंने कहा है ज्वारी बल, ज्वारी बल जब हमारे पृथ्वी पर लगता है तो उसके रोटेशन पर जो है वह प्रभाव डालता है ज्वारी बल। और इसकी वजह से क्या होता है कि यह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा जो पृथ्वी घूम रही होती है उसके घूर्णन को यह रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसी ज्वारी बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो महाद्वीप हैं वह क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर छूट जाते हैं। जो महाद्वीप होते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, वह क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। तो इन्होंने यह इसमें कारण बताया है कि ज्वारी बल जब पृथ्वी पर लगता है तो वह क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन को रोकता है और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जो महाद्वीप होते हैं जो महासागर पर तैर रहे होते हैं वह क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर छूट जाते हैं जिसकी वजह से वह पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इस सिद्धांत को, इस रीजन को आप समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक इमेजिनेशन कीजिए, आप एक कल्पना कीजिए कि एक महासागर है। ठीक है, एक महासागर है, बड़ा ही विशाल महासागर है। इस पे एक नाव तैर रही है। ठीक है, एक नाव तैर रही है। अब जब बड़ी एक शिप एक महासागर में तैर रही है और उसी समय यहाँ पर कल्पना में आप यह भी नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पर एक चुंबक हमने जो है रख दी, यानी कि एक बड़ा महासागर है जिस पर एक बड़ी शिप तैर रही है। ठीक है, नाव जो है वह तैर रही है और वहीं ऊपर नाव या महासागर के ऊपर हम कहें कि एक फोर्स है, चुंबक का फोर्स है, चुंबक हमने वहां पर लगा दी है, बड़ी चुंबक। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा समझेंगे कि जब चुंबक का फोर्स लगता है, ठीक है, चुंबक का जब बल लगेगा इस नाव पर, ठीक है, तो नाव ठोस है और चुंबक की वजह से वह क्या होती है, आकर्षित होती है। अब यहाँ पर जब चुंबक का बल उस नाव पर लगता है तो वह क्या होती है, अपनी जो है स्थिति में उसको परिवर्तन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब वह आकर्षण चुंबक का महसूस करती है तो वह उसकी ओर खींची चली जाने लगती है। जब नाव उस चुंबक की वजह से प्रभावित होती हैं तो वह क्या होती हैं, अपनी जो है गति में परिवर्तन करती हैं और वह क्या होती हैं, रुकने का प्रयास करती हैं। अब उसी दौरान जब आप देखेंगे कि जो जल होता है, महासागर का जल हम कहें, उस समय जब चुंबक का फोर्स लग रहा है तो उस समय उस जल पर इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, परंतु जब नाव पर ज़्यादा जो बल लगता है, आकर्षण बल, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो है गति, उस पर इफेक्ट पड़ता है। जबकि जो जल होगा उसकी गति में यहाँ पर या तो बिल्कुल तेजी आ जाएगी या फिर वो उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से वह पहले चलायमान था। जल जो है हमेशा प्रवाहित होता रहता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि जब चुंबक का फोर्स उस नाव पर लग रहा है और जो जल है वह क्या हो रहा है, वो तो प्रवाहित हो ही रहा है। तो यहाँ पर जो नाव की स्पीड में कमी आई वो फोर्स की वजह से आई और जो जल है उस पर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट या प्रभाव उस चुंबक की वजह से नहीं हुआ है। तो
जल तो आगे प्रवाहित होता ही रहा और नाव जो रही हमारी वह आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप क्या हो गई, पीछे रह गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम जुआरी बल की बात करते हैं तो जुआरी बल जब महाद्वीपों पर फोर्स क्रिएट करता है, एक उसकी वजह से आकर्षण बल महसूस होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, महाद्वीप इसी जल में जो चलायमान जल होता है उसमें क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जल तो पूर्व दिशा की ओर गमन करता है, पृथ्वी जिस दिशा में रोटेट कर रही इस ओर, और वहीं जो कॉन्टिनेंटल्स हैं, जो आकर्षण बल का ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर होता है, तो वह क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर रख जाते हैं और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस रीजन को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो जुआरी बल है वह कॉन्टिनेंटल्स पर इफेक्ट डाला और फिर वह पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। अब यहाँ पर इन्होंने रीजन के बारे में तो बता दिया हमें कि आखिर महाद्वीपों के प्रवाहित होने के पीछे क्या रीजन अलग अलग रहे। अब हम देखेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के बाद आखिर परिणाम क्या हुए। आखिर ये पूरी जब घटना हो चुकी है तो इसके बाद क्या परिणाम हुए, यह भी हमें जो है वैगनर ने बताया है अपनी थ्योरी में। इन्होंने अलग अलग बातें कही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब जुरासिक काल आता है तो उस समय यह महाद्वीप दो भागों में टूट जाता है। उत्तरी भाग कहा गया लोरेशिया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो जो पैंजिया महाद्वीप था वह इस प्रकार से महाद्वीपों के टूटने की वजह से, प्रवाहित होने की वजह से क्या हुआ, दो भागों में यहाँ पर टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर दूसरा जो है यहाँ पर परिणाम हमें जो है देखने को मिला वह क्या, कि प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी भारत का मतलब क्या होता है, दक्षिण भारत की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिर मेडागास्कर जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी इलाके में पड़ता है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह क्या हुए, गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी वाला भाग था पेंजिया का उससे अलग होकर जो है प्रवाहित हो गए। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अकॉर्डिंग परिणाम स्वरूप हमें जो है क्या देखने को मिलता है कि प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका जो है गोंडवाना लैंड वाले हिस्से से अलग होकर जो है नॉर्थ या फिर अन्य दिशाओं में जो है प्रवाहित होने लगे। इसकी वजह से इनकी जो है अवस्थिति में हमें जो है चेंजेस देखने को मिलता है। फिर दूसरा जो है परिणाम हमारे सामने यहाँ पर इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका ज्वारी बल के कारण, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से वह पश्चिम की ओर जाते हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर और जो दक्षिण अमेरिका है वह पश्चिम की ओर गए, और इसके पश्चिमी भाग में, ठीक है, रोकी पर्वत और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। आपको ज्ञात होगा कि जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर बहुत ही बड़ी जो है श्रृंखला है पर्वत जिसे हम रॉकी कहते हैं, रॉकी माउंटेन्स। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो हमारे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो वह जो है इन के पश्चिमी भाग में जो है उनका निर्माण हुआ इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। कैसे हुआ इनका निर्माण हम जानते हैं, जैसे कि जब इन्होंने इसी सिद्धांत में यह भी बताया कि जब यह पश्चिम की ओर दिशा में प्रवाहित कर रहे होते हैं तो महासागर वाला हिस्सा जो हम कहते हैं सीमा, वह सीमा वाला जो हिस्सा है इन्हीं पश्चिम की दिशा में जो प्रवाहित हो रहा था भाग कॉन्टिनेंट, उसमें जो है इन्होंने रुकावट पैदा की। जब महासागरी द्वारा इनके सामने रुकावट पैदा की, जब आपस में जो है ये टकराए तो वहां पर क्या हुआ, विभिन्न जो है पर्वत श्रेणियों का जो है निर्माण हुआ, ठीक है, जैसे कि रोकीज और एंडीज पर्वतों का। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट परिणाम हमारे सामने इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग निकला कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हमारा जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वह किस ओर प्रवाहित हुआ, तो नॉर्थ की ओर हुआ, और इसकी वजह से क्या अस्तित्व में आया, तो हिमालय पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई, और हिंद महासागर का जो निर्माण है वह भी यहाँ पर हुआ है। दोनों अमेरिकी जो है महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह सभी जो है परिणाम इसी महाद्वीपीय सिद्धांत के जो है तहत हमें को देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर विभिन्न जो है स्थितियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब जब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुए हैं, तो आखिर हम किस आधार पर जो है इस थ्योरी को सही माने, ठीक है, आखिर क्या साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किए हैं जिसके बल पर हम यह कह सकते हैं कि महाद्वीपीय जो सिद्धांत की घटना है वह वास्तव में घटित हुई थी। तो इसके बारे में भी हमें जो है वैगनर बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने पक्ष में, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वह प्रमाण जो है क्या क्या है वह हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इन्होंने बताया है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर
भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। आखिर अटलांटिक महासागर तटों पर किस प्रकार से भौगोलिक एकरूपता के बारे में यह कहते हैं, वह हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जब आप इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप अटलांटिक महासागर वाला एरिया जब ये देखेंगे पूरा, तो इसमें यह कहते हैं कि इनमें भौगोलिक एकरूपता जो है हमें देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? जैसे कि आप जो दक्षिण अमेरिका वाला ये वाला हिस्सा देखेंगे, यह और पश्चिमी वाला जो अफ्रीका का हिस्सा है, तट वाला एरिया, जब इन दोनों को आप आपस में जोड़ कर देखेंगे तो इसमें जो है एक रूपता इनको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जब आप यूरोप का पश्चिमी तट यहाँ पर और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जब आप लेकर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वहां पर भी इनको एक रूपता जो है देखने को मिलती है। तो यह अपने साक्ष्यों में इस प्रकार से अटलांटिक जो है एक रूपता के बारे में यह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु के दो टुकड़े कर दिए, आपने अगर मान लीजिए कि कागज के दो टुकड़े कर दिए, तो वहां पर आप जब कभी भी उन कागज को आपस में जोड़ने के लिए पास में लाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि उनमें कहीं ना कहीं जो है इसको पहले कब जब भी फाड़ा गया होगा कागज को, तो ये आपस में एक ही होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर यह भी जो वैज्ञानिक थे वेगनर, इन्होंने यह भी बताया कि सभी जो कॉन्टिनेंटल्स थे, जैसे कि अटलांटिक महासागर को इन्होंने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उनमें जो है ये भौगोलिक एकरूपता की बात करते हैं। अब यहाँ पर यह सेकेंड जो है रीजन के बारे में बताते हैं कि इसी प्रकार से अन्य जो है साक्ष्य के रूप में ये कहते हैं कि भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्शियन जो है पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। कैलिडोनियन और हर्शियन जो पर्वत हैं ये आपको मिलेंगे ग्रीनलैंड वाले एरिया में, ठीक है। और ये इनकी अवस्थिति जो थी वो लगभग कार्बनिक करस काल में इनकी विस्तृत समानता थी। तो यहाँ पर ये अपने जो है भूगर्भिक साक्ष्यों के आधार पर यह भी कहते हैं कि ये दोनों जो पर्वत थे उस समय, इनमें काफी जो है समानता देखने को हमें मिलती है। तो यह क्या अलग अलग एरिया में थे, परंतु इनमें फिर भी समानता देखने को मिलती है, इसलिए यह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब नेक्स्ट जो है यह साक्ष्य देते हैं कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में ग्लोब्स ऑफ टेरिस, ठीक है, ग्लोब्स ऑफ टेरिस जो है वनस्पति का पाए जाना, यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग जो है एक साथ जुड़े हुए थे। जो ये वनस्पति हैं ग्लोब्स ऑफ टेरिस, यह क्या है कि अलग अलग भागों में जो है हमें विद्यमान मिलती हैं, अलग अलग इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। इसी आधार पर यह कहते हैं कि यह स्थल भाग कभी न कभी किसी समय जो है यह जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट साक्ष्य देते हैं कि दक्षिण अटलांटिक जो है महासागर के तटों पर स्थित अफ्रीका, ब्राजील की संरचना और चट्टानों में भी समानता मिलती है। अफ्रीका और ब्राजील की जो चट्टानें हैं उनमें भी इनको समानता देखने को मिलती है, इसलिए यह साक्ष्य के रूप में यह बताते हैं। इसके अलावा डायनासोर व लेमिंग मछली के जीवाश्मों का भी कनाडा में जो पाया जाना है उसको यहाँ पर ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सभी जो है यह सिद्धांत के रूप में जो है प्रमाण के रूप में यह प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ आधार के रूप में हम कहें या फिर हमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर भरोसा होता है इस थ्योरी पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें कारण, रीजन, परिणाम इत्यादि जो है सभी जो है चीज़ें इन्होंने विस्तृत बताया है। अब अगर हमें इसी सिद्धांत पर अगर आलोचना करनी हो, आलोचना का मतलब क्या होता है, हमें उसी सिद्धांत के बारे में पक्ष तथा विपक्ष दोनों के बारे में हमें चर्चा करनी होती है। यानी कि किस प्रकार से वह सही है, किस प्रकार से वह गलत है, उसके बारे में हमें आलोचना अगर करने को आ जाता है तो हम इस सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम आलोचना करना शुरू करें उसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो प्रवाह की शक्तियों के संदर्भ में बताया है उस पर हम यहाँ पर इसकी टिप्पणी कर सकते हैं। प्रवाह की शक्तियों के संदर्भ से तात्पर्य क्या है, यानी कि इन्होंने जो अलग अलग बल बताए हैं, जैसे कि इन्होंने जो प्रवाहित होने का जो बल बताया है उसमें गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, तथा प्लवनशीलता का बल, ठीक है, एवं जो है इन्होंने बताया है एक और जुआरी बल। तो ये विभिन्न जब बलों में के बारे में जब ये चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो इन्होंने बलों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है यह हमें जो है सही प्रतीत नहीं हो पाता। हमें सिद्धांत के अकॉर्डिंग लगता तो है, परंतु वास्तव में जब हम इसको अच्छे तरीके से परीक्षण करते हैं तब यह सारे जो बल हैं यह कहीं ना कहीं जो है उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम इसको यूं नहीं कह सकते हैं कि इन बलों की वजह से ये महाद्वीपीय जो प्रवाह के सिद्धांत की घटना है वह घटित हुई होगी। इसके बाद सिद्धांत में परस्पर जो है विरोधी बातें भी हमें जो है दिखाई देती हैं।
कैसे दिखाई देती हैं? इस सिद्धांत में हमें परस्पर विरोधी बातें, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा है कि जो सियाल है, जो महाद्वीप वाला हिस्सा है, वह सीमा पर, ठीक है, सीमा का मतलब क्या हुआ, महासागरीय वाला जो भाग है उस पर तैर रहा है। एक एक जगह तो ये कहते हैं कि जो महाद्वीप वाला हिस्सा है वह सीमा पर निरंतर जो है निर्बाध रूप से तैर रहा है, बिना उस पर जो है गति कर रहा है, ठीक है, बिना रुकावट के। एक जगह तो ये कहते हैं। दूसरी जगह यह जब परिणाम के तहत हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम की ओर गए, वहां पर रुकावट की वजह से, सीमा के रुकावट की वजह से वहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ, रोकी और एंडीज पर्वतों का। तो यहाँ पर हमें जो है विरोधाभास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर हमें जो है सिद्धांत में खामियां नजर आती है कि आखिर किस प्रकार से फिर हम यहाँ पर इसको सही माने। फिर नेक्स्ट जब हम इसके आगे देखें कि वेगनर ने इसमें उस बल के बारे में नहीं बताया जिससे कार्बोनिक फेरस युग से पहले पेंजिया जो था महाद्वीप स्थिरावस्था में था। इन्होंने अलग होने के बारे में तो बताया कि गुरुत्व बल हो गया, ज्वारी बल हो गया, प्लवनशीलता का बल की वजह से वह जो महाद्वीप थे वह अलग अलग हुए। परंतु इन्होंने यह नहीं बताया कि जब कार्बोनिक फेरस युग था उससे पहले जब पेंजिया एक महाद्वीप के रूप में जुड़ा हुआ था, आखिर वो ऐसे कौन से फोर्स की वजह से ज्वाइंट था जिसकी वजह से वह पहले स्थिरावस्था में था, स्थिर था एक जगह पर। तो इस बारे में इन्होंने कोई भी विवरण नहीं बताया है, कोई भी बल के बारे में इन्होंने व्याख्या नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पर अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आगे इन्होंने और भी चर्चा की है कि जैसे कि अटलांटिक तटों के आकार की एक रूपता के बारे में इन्होंने ज़्यादातर व्याख्या में कहा है। इन्होंने अटलांटिक जो तट के बारे में हमें बताया है कि उसकी एक रूपता जो है हमें ज़्यादातर दिखाई देती है, भौगोलिक एक रूपता, उस पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जो है बल दे दिया है। जबकि हम देखेंगे कि अटलांटिक तट के ही विभिन्न जो स्थानों पर हमें जो है कहीं कहीं भौगोलिक अवस्थिति जो है इसके समान नहीं मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी संपूर्ण जो है एक रूपता के बारे में पूर्णतः जो है हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर जब यहाँ पर इस विपक्ष विरोधी जो है आलोचना के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी इसके पक्ष में भी जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो इस सिद्धांत का जो है पूर्णतः जो है कुछ महत्व भी रखता है। यह सिद्धांत हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। कैसे? जैसे कि इस सिद्धांत की वजह से अनेक भौगोलिक और भूवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में मदद मिली। अगर वेगनर जो थे, इन्होंने अगर इस महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा नहीं की होती तो फिर हमें काफ़ी कुछ जो है समझने में, भौगोलिक जो स्थितियां हैं उसको समझने में काफ़ी जो है दिक्कत आती, या फिर हम उस पर जो है शोध, रिसर्च, अनुसंधान जो है नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें जो है काफ़ी सहायता मिली है अनुसंधान करने में, भौगोलिक स्थितियों को समझने में, भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में। इस सिद्धांत का काफ़ी जो है महत्व रखता है। इसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इसके अनुसार प्लेट विवर्तनी के द्वारा जो भी इस सिद्धांत के समान जो है कई प्रमाण मिले, यानी कि इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वेगनर ने, उसी सिद्धांत को यहाँ पर प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने भी जो है प्रमाणित किया है कि जो वेगनर ने बताया है सिद्धांत में वह जो है एक समय हुई घटना सत्य थी। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है यह हम जो है अब हमारे आगे जो है वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से अलविदा कहता हूँ। अगर आपको मेरी जो है क्लास पसंद आई हो तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और ज़्यादा जो जानकारी के लिए आप हमारी जो है psadda.com साइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।